हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क के बारे में हमने पहले बात कर ली कि वर्क डन के टाइप जो हैं, पॉजिटिव वर्क सर कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। उसके बाद हमने पावर की बात की लास्ट लेक्चर के अंदर। पावर के बारे में जाना कि स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, होती क्या पावर के बारे में हमने उसकी यूनिट जो है हॉर्स पावर क्या होती है उसके बारे में बात की। तो आज का जो चैप्टर रहेगा, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो कम्प्लीटली एनर्जी के बारे में रहेगा। एनर्जी क्या होती है सर, उसके बाद इसके फर्दर जो टाइप है हम लोगों को स्टडी करनी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, एक्सप्रेशन क्या होगी। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए शाबाश, आज हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। मीन्स हम किसी की एबिलिटी चेक करते हैं, लाइक उसका स्टेमिना चेक करते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया कि कोई स्टूडेंट 22 आवर आउट ऑफ 24 आवर स्टडी करता है। ठीक है, ये उसका स्टेमिना है। या बात करें कि एक टीचर है वो पूरा दिन पढ़ाता है तो उसका स्टेमिना है। कोई एथलीट की अगर बात करें कि सर वो बिना रुके मतलब कम से कम भी 1 आवर वो रनिंग करता है, उसकी एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है जो इसकी वजह से वो काम कर रहा है। तो इसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक पर्सन। तो एनर्जी भी यही होती है बेटा। एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी लाइक दैट ऑफ वर्क। स्केलर क्वांटिटी है लाइक दैट ऑफ वर्क। इसके अंदर जो है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड तो होता है बेटा लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन अगर बात करें इसकी सेम रहेंगी। यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ वर्क डन। यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम एज दैट ऑफ वर्क डन। सेम एज दैट ऑफ वर्क डन। जो वर्क डन के लिए यूज की जाती है बेटा यूनिट, वही सेम यूनिट हम किसके लिए यूज करेंगे? एनर्जी के लिए। क्या होती है? तो देखिए शाबाश, हम ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं? जूल यूज करते हैं। किसके लिए? वर्क के लिए। तो इसके लिए भी ऐसा यूनिट क्या रहेगी? जूल। सीजीएस यूनिट क्या रहेगी? अर्ग। रिलेशन मैंने बताई थी 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग। ये रिलेशन हमने की थी, याद होगा आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वर्क के लिए क्या होता था डायमेंशनल फॉर्मूला? मैंने आपको बोला था बेटा आप उसको याद रखें ना डायरेक्ट, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत बार वर्क डन और फोर्स यूज होगा क्लास 11th और 12th के अंदर। तो ये वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला था बेटा, ये यूनिट रहने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीट था एनर्जी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो आइए शाबाश, काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम बात करते हैं। देखिए शाबाश, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अबाउट काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। काइनेटिक एनर्जी, देखिए शाबाश, द एनर्जी possessed by an object, the energy possessed by an object due to its motion, due to its motion। कुछ बुक इसको वेलोसिटी बोल देते हैं, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पार्टिकल और पर्सन ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है। काइनेटिक एनर्जी को K डॉट E से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलग अलग बुक के रिप्रेजेंटेशन अलग अलग रहते हैं बेटा, आप उसको K डॉट E लिख सकते हो, K लिख सकते हो। कुछ बुक इसको T से भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का जो है बेटा वो आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं K डॉट E से लिखूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा बेटा 12 mv²। ओके,
काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ है वी स्क्वायर। ऐसा हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो अब उसकी एक्सप्रेशन जानते हैं कि सर इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। यही शाबाश, इसके बारे में हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन। तो है क्या एक्सप्रेशन के अंदर, आपको करना क्या होगा, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी इस पूरे चैप्टर के दौरान, चैप्टर की क्या पूरे 11th 12th के दौरान कभी भी आपको एनर्जी निकालनी होगी तो आप वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन अगर आपने निकाल लिया इट मीन्स आपने काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली उसके टर्म में। तो देखिए शाबाश, यहाँ पर एक्सप्रेशन करते हैं, कंसीडर वो सभी टर्म हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, A be the acceleration produced in the body, acceleration produced in the body, S be the displacement of the body, ये कुछ पैरामीटर हमने लिए, M be the mass of the body और ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। तो देखिए शाबाश, वर्क डन का जो फॉर्मूला हमने यहाँ स्टडी किया, वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं हम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना भी हुआ इसको स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, एफ डॉट एस, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स है इसके बारे में बात करते हैं। फोर्स होगा क्या, हमने कोई ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट है सपोज मास एम, या फोर्स अप्लाई किया, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया था इसकी वेलोसिटी थी बेटा 0। फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया बेटा, वेलोसिटी हो गई v, मास वही सेम m है, और ऐसे डिस्प्लेसमेंट इसने यहाँ से यहाँ तक किया। तो यहाँ v की वैल्यू अगर निकालें बाय इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा था, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u be the initial velocity that is equal to 0, in that case 0 है, इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से 2as। अगर वहां से एक्सेलरेशन निकाली जाए तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यह फोर्स होगा क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर बात करें बेटा m इंटू एक्सेलरेशन कितनी आई है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इंटू s, s कैंसिल, क्या बना, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क डन आया, दिस वर्क डन मेजर्स द काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमने वर्क डन मेजर किया ही किसको निकालेगा, काइनेटिक एनर्जी। सर इसके एग्जांपल बताएं। फॉर एग्जांपल कुछ जगह टरबाइन जो होते हैं उनको रोटेट करने के लिए वाटर का यूज करते हैं। वाटर मीन्स वाटर जब मोशन में होता है उसका, ठीक है। टरबाइन है बेटा, टरबाइन रोटेट करते हैं ड्यू टू एयर की मोशन की। तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ एयर प्रेजेंट हो, एयर जो होती है वो वहाँ पर क्या करती है, उनको सप्लाई करती है। कई जगह जो डैम है वहाँ वाटरफॉल किया जाता है, मीन्स वाटर की वेलोसिटी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, लार्ज डैम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में। अब इसका सेकंड मेथड हम जानते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से कैसे करेंगे इसको, देखिए शहबाज। ओके, बाय इंटीग्रेशन मेथड हम करने जा रहे हैं। तो सभी चीजें वही बेटा कंसीडर के अंदर जो अब तक किया था। तो डी डब्ल्यू अब क्या किया था हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्मॉल वर्क डन सपोज ये है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, यहाँ वेक्टर साइन यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना होगा। डायग्राम वही सेम है, ठीक है। इस बार मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है बेटा, यहाँ ऑब्जेक्ट जो पहले से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, ठीक है। जैसे इस पे फोर्स हमने अप्लाई किया तो इससे इसकी वेलोसिटी होगी बेटा v, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट bs, ऑब्जेक्ट का मास जो है दैट इज m, सेम रहेगा, नो चेंज। तो यहाँ से हुआ क्या है, dw था दैट इज इक्वल टू f डॉट ds। यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वर्क डन बच जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं। मैं बार बार आपको ये बताता हूँ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन हियर,
force and displacement are both are in the same direction, both are in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में इसका मीनिंग क्या होगा? both are in same direction, it means both are in the same direction, it means थीटा जो एंगल होगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1। cos क्यों लिया सर? डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos आएगा, क्रॉस में हमेशा साइन आएगा, मैं बात बहुत बार आपको नोट करवा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए से बस इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हेयर। ओके, तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी बाई डी टी। डॉट डी एस लिखने की जरूरत नहीं, डॉट अब हट जाएगा क्योंकि cos 0 1 हो चुका है। अब ये बताएं बस डी एस बाई डी टी क्या होता है? v होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप इसको लिख सकते हो एम वी डी वी। ओके, तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन किसका होगा? वेरिएबल कौन है बेटा? वेलोसिटी। कहाँ से कहाँ? u से v, तो u से v एम वी डी वी। क्या m कांस्टेंट है? यस सर कांस्टेंट, इसको बाहर निकालें v dv। इसका इंटीग्रेशन करना कहाँ से कहाँ? u से v। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर 1 है तो क्या करते हैं? एक ऐड कर देते हैं, वही नीचे लिख देते हैं सर v स्क्वायर बाई 2 u से v। ओके, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है बेटा, मैंने u को ऐसे लिखा, v को ऐसे। कुछ बच्चे u को भी ऐसे लिख देते हैं और v को पता ही नहीं चलता, तो ऐसा मेथड आपको अडॉप्ट नहीं करना। तो m इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से देखे शाबाश, जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगी तो क्या आई? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियली हम रेस्ट पर माने, यू मान ले, सपोज इट इज इनिशियली एट रेस्ट, इफ सपोज द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली अगर वो रेस्ट पर है मीन्स जो u है उसका दैट इज इक्वल टू 0। अगर u 0 है तो वर्क डन कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। दिस वर्क डन इज ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये है क्या? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों मेथड रहेंगे बेटा। एक मेथड इससे पहले मैंने आपको बताया, सेकंड मेथड ये था, तो आपको ये फॉलो करने होंगे। अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन। ओके, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी करना है और भी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी बेटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। ओके, तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था यूनिट 3 के अंदर, ठीक है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर नंबर 1 एंड अबाउट लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी। ओके, तो यहाँ रिलेशन हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी जो उसकी इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए शाबाश, क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब किया क्या? यहाँ m से मल्टीप्लाई की, m से डिवाइड किया, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सर आप लेके और एक बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m, हाफ एम वी कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। एम वी है क्या? यूजिंग इक्वेशन 2। अब 2 का हम यूज करें यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इन इक्वेशन 3 इक्वेशन के अंदर 2 का यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ पी स्क्वायर बाई एम। तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2। ओके, तो याद रह जाएगी ये रिलेशन आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखनी ही होगी। तो अब कुछ ग्राफ कर लेते हैं इनके बिटवीन।
देखिए शाबाश, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एम, काइनेटिक एनर्जी दैट इज एम, पी अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और एम में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ नंबर 1। नंबर 2, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पी, लीनियर मोमेंटम। तो सर पी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन क्या उसको हम ऐसे बना दें, नहीं, ये स्क्वायर बेटा सिंगल टर्म है, बढ़ेगी नो डाउट, तो इस टाइप से इंक्रीज होगा। नंबर 2। नंबर 3, अगर काइनेटिक एनर्जी पी और एम में अगर ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो कैसे प्लॉट होगा, तो उसके बारे में देखिए शाबाश, पी और एम में अगर ग्राफ प्लॉट करना है, यहां देखिए शाबाश, पी बढ़ाने से एम जो है दैट इज इक्वल टू किस टाइप से ग्राफ आएगा, आप इसे कुछ वैल्यू लेकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर आप चेक करेंगे तो पी इस टाइप से आएगा, ठीक है, कुछ वैल्यू लेकर आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि सर किस टाइप से इसको करें, तो और ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। आइए से बस एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके रिगार्डिंग, जिससे आपको इस कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन ये है बेटा, इफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, linear momentum is increased by 10%, then find out the percentage increases in kinetic energy, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी अगर लीनियर मोमेंटम 10% इंक्रीज कर दिया जाए था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है तो वो सुनिए शाबाश। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं स्टार्ट, देखिए सपोज P1 हम लेकर चलेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम है बेटा P, P2 क्या हुआ 10% और इंक्रीज हो गया, P प्लस 10%, किसका 10%, P का, कितना हो गया, तो ये हो गया बेटा 110 डिवाइड बाई 100P, ठीक है, P2 इतना हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा उसके बारे में हमें बात करनी है। आपको करना क्या है, यहाँ से जो फॉर्मूला आप लेके चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज चेंज क्या होगा, वैसे फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। परसेंटेज चेंज कैसे होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं, अगर बात करें बोर्ड एग्जाम में हमारे कितने मार्क्स है सर, परसेंटेज कैसे निकलती है, तो वो भी ऐसे ही निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तब निकलेगी बेटा जब आपको यहाँ v का बारे में कोई नॉलेज होगी। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम यू स्क्वेयर इनटू 100। ओके, तो एम से एम यहाँ आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइड बाई यू स्क्वेयर इंटू 100। लेकिन आपको u और इसके बारे में आइडिया तो होना एटलीस्ट। तो ये क्या है बेटा, इनिशियल था, ठीक है, m इंटू यू। तो P2 जो है m मास वही है, m इंटू V2 इज इक्वल टू 11/10 इंटू m इंटू V1। V1 बोलो या आप इसको क्या बोल सकते हो, V और U, ठीक है, इनिशियल को हमने U बोला है, तो m से m कैंसिल, तो V की वैल्यू 11/10 U आ गई। तो वो यहाँ पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, तो v कितना है 11/10 u इसका स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर इंटू 100। ओके, तो चेक करते हैं शाबाश कितना होगा, 11 मीन्स 121/100 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर इंटू 100। इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा 21 यू स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इंटू यू स्क्वायर इंटू 100। 100 से 100, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, मीन्स कितना इंक्रीज आया बेटा 21%, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और यूजफुल था आप सभी के लिए। बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है वो नोट करना है और कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो आइए शाबाश, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उससे पहले हम एक और कंसेप्ट करते हैं,
देखिए शहबाज साहब, हम करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल देते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए शहबाज, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल देते हैं इसको। किसी भी नेम से आ सकते हैं बेटा पेपर के अंदर कि प्रो वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो देखिए आपको करना क्या, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस द नेट वर्क डन बाय ए फोर्स to displace a body from initial position to final position is equal to change in kinetic energy, equal to change in kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा वर्क डन। तो वर्क डन आइए शहबाज समझते हैं कैसे होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स डेल्टा के। डेल्टा की क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा के डॉट ए काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं शहबाज। ये डायग्राम जो हमने अभी स्टडी किया, ये यू वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो इससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर v हो गई। ठीक है, आफ्टर टाइम t और डिस्प्लेसमेंट s। तब होगा क्या यहाँ पर, देखिए शहबाज, वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ से जो वर्क डन आएगा dw दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले इसकी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, डायरेक्शन सेम है। थीटा क्या होगा, 0। थीटा 0 तो यहाँ जो कोस आएगा वो भी कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस आप ऐसा लिख सकते हो। साथ में अगर कोस लिखना चाहो तो आप कोस थीटा लिख सकते हो, कोस 0। कोस 0 क्या होता है, 1। यहाँ साइड में आपको लिखना पड़ेगा कि कोस 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही रिजल्ट रहा है, ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन जैसे हम इसका करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये जो टर्म है कैंसल। अब यहाँ से जो फोर्स है, फोर्स है क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फॉर्मूला होता है। तो एस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। ये क्या है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2s। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन तो उसकी फॉर्म में लिखें, या फिर यहाँ से एक और रिजल्ट है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ से किया, तो इसके लिए एक और रिजल्ट जो आप यहाँ यूज करेंगे वो क्या होगा। तो देखिए शहबाज, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इस मेथड से भी किया जा सकता है, ये मेथड भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ ये ds है, ds बाई डी टी अभी बताया था क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमने इसको लिखा बेटा एम वी डी वी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, u से v। क्या होगा, m बाहर, v डी वी का क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी वी स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, किसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। निकाल क्या रहे थे, वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये था बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए शहबाज, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स needed to stop a car waiting
500 kg after covering a distance of 500 meter, covering a distance of 25 meter. Okay, if initial speed of the car is 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये डेटा गिवन है बेटा, हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना जिसकी हेल्प से वो कार स्टॉप हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साइकिल की, साइकिल हम चला तो जैसे पैडल मारना अगर छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वही कंसेप्ट हम लोगों को यूज करना है। तो देखिए शहबाज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वो कार है, कितने की स्पीड से चल रही बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल ये वो डिस्टेंस 25 मीटर है जिसके बाद ये स्टॉप हो जाएगी। ओके, यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कितने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस गिवन है, और इसका वेट मींस इसका मास गिवन है बेटा, ये केजी में जो दे रखे है ना, इसका मास गिवन है, मास ऑफ दैट कार 500 केजी। तो नंबर 1 जो आपको याद रखना बेटा, सभी सिस्टम का एसआई में 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। गिवन क्या क्या पहले ये लिख लें तो और ज्यादा इजी रहेगा। गिवन मास ऑफ कार कितना, 500 केजी। ओके, यू इनिशियल स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले भी हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं और आपको याद होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 18 से कितने पे जाएगा, 4 पे, तो ये कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड है। फाइनल स्पीड क्या है सर, अरे स्टॉप हो गई तो 0 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट या 25 मीटर। तो ये डेटा गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ा है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा जो फोर्स हम निकालें, फ्रिक्शनल फोर्स। तो F डॉट S इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ओके, तो हाफ m u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो v जो स्क्वायर है वो क्या है, 0। ओके, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये भी 0, माइनस हाफ m कितना है 500, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू 20, 2 से 10। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वर्क डन है अब तक। तो यहाँ से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, तो 25 को इस साइड जाके डिवाइड कर दो, 500 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25। तो कितने पे जाएगा बेटा 20। ये कितना हो गया, अगर बात करें 400 न्यूटन। नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स cos 180, cos 180 कितना होता है -1। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अपोज करता हमेशा रिलेटिव मोशन का, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, ऐसा हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक जो था वो यहाँ फिनिश हुआ। मीन्स अब हम कुछ लास्ट टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के, वर्क पावर एनर्जी के, फिर ये फिनिश हो जाएगा। एटलीस्ट 1 और 2 लेक्चर इसके रिमेनिंग रहेंगे, जिसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल रहेगा, फिर उसके बाद जो आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं और कोलिजन जो करेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर आपके बाद 4 यूनिट इसकी कंप्लीट हो जाएंगी आउट ऑफ 10 यूनिट। तो देखिए शहबाज, तो रिवीजन आप स्टार्ट कर दें इन सभी का, क्योंकि 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं आउट ऑफ 10। देखिए यहाँ जो हम बात करें दैट इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, possessed by an object due to its position और configuration। configuration means arrangement, ठीक है, किस टाइप से अरेंज किया गया है।
पार्टिकल्स को उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट सेम होती है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन की होती है, सेम स्केलर क्वांटिटी होगी पोटेंशियल एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो टाइप की अगर बात करें तो दो टाइप जिसके बारे में हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, एक तो बेटा यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रिक्स, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको बोल देते हैं इलास्टिक एनर्जी, ये एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनके अंदर बात करेंगे एनर्जी की, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा इसमें, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो होगी बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की, जिसकी वजह से मोशन होगी। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का इफेक्ट मीन्स ये कोई अर्थ सरफेस आपके पास, ठीक है, दैट बी द अर्थ सरफेस और सरफेस ऑफ अर्थ यू कैन कंसीडर। अब यहाँ कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ हाइट h अबो, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, g यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो या किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना किस हाइट तक, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है यहाँ इस सरफेस पर रखा हूँ, मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर तक, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम बात करें जिस ऑब्जेक्ट ने इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है, तो क्या होगा बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बात करें तो फोर्स हमने लिफ्ट किया है और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम इसको सिंपल लिखेंगे F इंटू एस। एफ है क्या, mg के इक्वल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या h, तो वर्क डन जो होगा mgh हुआ है। अगर हम बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स ग्रेविटी का नीचे हमने उसको ऊपर उठाया, तो एंगल कितना है 180 डिग्री, F डॉट एस मीन्स एफ एस कोस 180, और कोस 180 क्या होता है -1, तो हम इसको लिखेंगे F इंटू एस मीन्स -mgh। ये वर्क डन जो होगा दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा ये ड्यू टू ग्रेविटी है, तो -mgh नेगेटिव साइन आया है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वो क्या है बेटा mgh, ठीक है। mg क्या है, यहाँ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ने जो फोर्स एक्सर्ट किया मीन्स ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो यहाँ पर mg लिया गया। तो ये आपके पास जो फॉर्मूले रहेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग, क्या फॉर्मूला रहेगा सर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इनके बारे में जो कंप्लीट डिस्कशन रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।